हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने 11 मिनट के शो में। आज का विषय है हमारे फसल चक्र से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत। सिर्फ सीधे उन्हीं पर बात करते। क्रॉप रोटेशन आप जानते ही हैं, तो देखिएगा फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है आप उनको लिख लीजिएगा। साथ में कुछ पहले भी मैंने एक बार शायद कुछ चर्चाएं की थी, ध्यान रखना। गहरी जड़ के बाद में, डीप रूट के बाद में शैलो रूट, ये ध्यान रखना है आपको, तो यह ध्यान रखिएगा। गहरी जड़ वाली फसल के बाद कम गहरी फसलों को बोना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कपास खरीफ में एक गहरी जड़ वाली है, तो रबी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे गेहूं बो सकते हैं। ठीक है, तो यह हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार का सवाल कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पूछ लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। गैर फलीदार फसल के बाद फलीदार फसल की बुआई, यानी कि नॉन लेग्यूम के बाद लेग्यूम के बाद फलीदार फसल बोना। जैसे मैं बात करूं कि खरीफ में अगर आपने मान लीजिएगा कि खरीफ में एक कोई फसल आपने नॉन लेग्यूम क्रॉप बोई है, जैसे मक्का, तो आप रबी में क्या कर सकते हैं, उसकी जगह चना बो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम तीसरा प्रिंसिपल देखें, इसका एक एक प्रिंसिपल पर साथ साथ ये लिख लेना, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस से सवाल पूछ लिया था। अधिक उर्वरक के बाद कम उर्वरक चाहने वाली फसल, तो ये ध्यान रखना। अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल के बाद कम उर्वरक चाहने वाली। ठीक है, इससे क्या होगा, सोइल में पोषक तत्वों का एक बैलेंस जो है आपके देखने को। जैसे आलू है, आलू के बाद आपने क्या किया, जैसे प्याज बो दिया, गन्ने के बाद गेहूं बो दिया। जैसे गन्ना है तो गन्ने के बाद जैसे गेहूं बो दिया, तो यहां पर जो अधिक उर्वरक है उसको गेहूं की फसल के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अधिक जलमांग के बाद कम जलमांग वाली फसल को बोना। तो यहां पर देखिएगा, अधिक जलमांग वाली फसल के बाद कम जलमांग वाली फसल को बोना। हाईली वाटर रिक्वायरमेंट, जिसका अधिक जलमांग है, जैसे धान अधिक जलमांग है तो उसके बाद चने को बो सकते हैं, धान के बाद सरसों को बो सकते हैं। जैसे धान, तो आप क्या कर सकते हैं, धान के बाद सरसों बो दो, या धान के बाद आप चना भी बो सकते हो। जो अच्छी लगे वो क्रॉप हम क्या कर सकते हैं, यहां पर चूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसका हमें वाटर रिक्वायरमेंट का जरूर ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना आपको। तो जलमांग का भी हमें ध्यान रखना। कुछ ऐसी क्रॉप होती है जो सोइल के इरोजन को रोकती है, तो मृदा क्षरण को रोकने के बाद मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो कुछ मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देती है, तो प्रोत्साहन को रोकने वाली भी होनी चाहिए, ध्यान रखना आपको। तो आप कह सकते हैं मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली के बाद क्षरण संरक्षी फसल। जैसे मक्का के बीच में R/P ज्यादा होती है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, बरसीम बो सकते हैं। तो ये सोइल को क्या कर सकते हैं, इरोजन को कंट्रोल आपके करती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो ये हमें एक सोइल के इरोजन को कंट्रोल करते, एक सोइल के इरोजन को बढ़ावा। एक इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्रॉप रोटेशन में एक ही फैमिली को जगह नहीं दे, तो हम कह सकते हैं
लगातार एक ही फसल को लगातार एक ही कुल वाली फसल को नहीं बोए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्रॉप रोटेशन जो है वो आपके अलग अलग फसलों को बोया जाना चाहिए, वहां पर ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो ध्यान रखना फसल चक्र में ऐसी फसलों को जरूर शामिल करें, जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें। यानी कि जैसे दलहन है, अनाज वाली फसलें हैं, उनको जरूर इसमें बोया जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्रॉप रोटेशन ऐसा हो जिसमें हमारे घरेलू जो संसाधन है वो पूरे के पूरे आपके क्या हो सके, फीड हो सके। तो हम कह सकते हैं घरेलू संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके, ऐसी फसलें, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, फसल चक्र में फसलें नजदीकी उद्योग धंधों को ध्यान में रखकर बोए। जैसे जहां पर कोई उद्योग ही नहीं है, जैसे मान लीजिए कपास की मिल नहीं है, तो कपास को बोने से कोई फायदा नहीं, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, ये ध्यान रखना आपको। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके हमें हमारे क्रॉप रोटेशन का क्या करना चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कुछ लाभ देख लो इसके साथ में ही, लाभ। ठीक है, लाभ अगले पेज पर देखो। तो लाभ में पहले देखिएगा, पहला मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में वृद्धि, मुख्य यही है। तो क्या होगा, मृदा की उर्वरता व उत्पादकता में वृद्धि, मुख्य रूप से ध्यान रखना। आपसे मुख्य लाभ पूछा जाए तो मुख्य लाभ यही होगा। इसके साथ ही सोइल जो होती है वो भी ध्यान रखना, मृदा की भौतिक, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा। ठीक है, और जैविक दशाओं में क्या होगा, सुधार। तो ये भी बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि सोइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है। आपके खरपतवार नियंत्रण, जैसे बरसीम जैसी क्रॉप्स अधिक सघन होती है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको क्या मिलेगा, खरपतवार नियंत्रण में मदद। विशेष रूप से जैसे बरसीम जो होती है ना, बरसीम आपके गेहूंसा जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बरसीम को हम बार बार काटेंगे, गेहूंसा का सीड नहीं मिले आपका बन पाएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चौथा किसान की आर्थिक दशा में सुधार। तो किसान की आर्थिक दशा में, तो किसान की आर्थिक दशा में क्या होता है, आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। कुछ वैसे ही हैं जो पीछे हमने लिखे, घरेलू मांग पूरी होगी, घरेलू मांग की पूर्ति होगी। तो घरेलू जो मांग होती है उसकी क्या होती है, आपके मांग जो होती है घरेलू वो क्या होगी, पूरी होगी। हमारे जो संसाधन है उनको आपको मदद मिलेगी। तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग।
फिर इसके बाद जैसे प्लांट प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी, ठीक है, जो भी है। प्लांट प्रोटेक्शन में मदद। अब ये प्लांट प्रोटेक्शन में आपके चाहे डिजीज हो या इंसेक्ट हो, इसी प्रकार कुछ और बता दूं, मृदा क्षरण को रोकने में मदद मिलेगी, फसल की क्वालिटी गुणवत्ता जो है वो बढ़ेगी, सोइल के विकार जो है कम हो जाएगी, मृदा की कीमत बढ़ेगी। तो ये था हमारा 11 मिनट का फसल चक्र के सिद्धांत। आगे आने वाले सेशन में हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पर। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।